जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्लेटों के प्रकार के बारे में। तो प्लेट के जो प्रकार हैं वो दो आधारों पर हम बांट सकते हैं। एक है आकार के आधार पर और एक स्वभाव या प्रकृति के आधार पर। आकार के आधार पर प्लेटें तीन प्रकार की हैं। एक है बड़ी प्लेट यानी कि प्रधान प्लेट या फिर मेजर प्लेट्स, एक छोटी या गौड़ प्लेट, एक माइक्रो प्लेट्स। बड़ी प्लेटें जो हैं वो 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से जो बड़ी हैं उसे कहा जाता है बड़ी प्लेटें। और ऐसी प्लेटें जो 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से लेकर के 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के बीच में जिसका आकार है उसे कहा जाता है छोटी या फिर गौड़ प्लेटें। और तीसरा है माइक्रो प्लेट्स यानी 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से कम आकार के जो हैं उसे कहते हैं माइक्रो प्लेट्स। तो बड़ी प्लेटें या वृहद प्लेटें, प्रधान प्लेटें 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से बड़ी हैं। छोटी या गौड़ प्लेटें 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से लेकर के 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के बीच में। माइक्रो प्लेट्स 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से कम के। स्वभाव या प्रकृति के आधार पर प्लेटें कितने प्रकार की हैं? तो तीन प्रकार के। एक महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। तो महाद्वीपीय, महासागरीय, महाद्वीपीय महासागरीय, ये तीन प्रकार की प्लेटें हैं स्वभाव या फिर प्रकृति के आधार पर। आकार के आधार पर प्लेटों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर प्लेटों का मॉर्गन महोदय, जैसे प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ट्रूजो विल्सन ने, और 1961 में हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत प्रारंभिक रूप में दिया था। लेकिन आगे चल करके मॉर्गन ने और कुछ अन्य लोगों ने इसको और ज़्यादा परिभाषित किया, विस्तारित किया था। यहाँ पर नाम है मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी जैसे विद्वानों ने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को और ज़्यादा व्याख्यायित किया। मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी, 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 मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी। तो आकार के आधार पर प्लेटों का मॉर्गन महोदय द्वारा सर्वप्रथम वृहद या फिर बड़ी या फिर प्रधान प्लेटें तथा छोटी गौड़ प्लेटों में विभाजित किया गया। किंतु वर्तमान में प्लेटों को आकार के आधार पर प्लेटों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले आकार के आधार पर बांटे थे मॉर्गन महोदय ने। इन्होंने दो पार्ट में बांटा था, एक वृहद या बड़ी या प्रधान प्लेटें और दूसरी छोटी या फिर गौड़ प्लेटें। प्रधान या बड़ी प्लेटें होती हैं जो 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से बड़ी की होती हैं। गौड़ या छोटी प्लेटें होती हैं जो 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से लेकर के 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के बीच में होती हैं। और माइक्रो प्लेट्स, जो कि इन्होंने बांटा नहीं था माइक्रो प्लेट्स में, इन्होंने दो ही उसमें बांटा है आकार के आधार पर, दो ही पार्ट्स में। लेकिन एक माइक्रो प्लेट्स भी हैं जो वर्तमान में प्लेटों का वर्गीकरण है वो तीन और है। जो तीसरा है वो है माइक्रो प्लेट्स जिसका आकार 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से छोटा होता है। वृहद या प्रधान प्लेटें, मॉर्गन महोदय के अनुसार वृहद प्लेटों की संख्या 7 है। जो मॉर्गन महोदय हैं, देखिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को तीन लोगों ने व्याख्यायित किया बाद में। हैरी हेस ने 1961 में तो दिया ही था, लेकिन मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी ने इसको और ज़्यादा व्याख्यायित किया। और आकार के आधार पर जो ये मॉर्गन हैं इन्होंने ही बांटा है। दो पार्ट्स में बांटा था मॉर्गन महोदय ने, एक वृहद और एक छोटी या फिर गौड़ प्लेटें। तो मॉर्गन जी ने जो वृहद या प्रधान प्लेटों को बांटा है वो 7 पार्ट्स में बांटा है। प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। तो आसान है। प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। तो बिना देखे हम देखते हैं। एक है प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट।
ये 7 पार्ट्स में बांटा है किसने? मॉर्गन महोदय ने। कुछ विद्वान उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेटों को संयुक्त रूप में अमेरिकी प्लेट का दर्जा देते हैं। इस स्थिति में बड़ी प्लेटों की संख्या 6 हो जाती है, लेकिन मॉर्गन जी ने 7 पार्ट्स में बांटा है। और दूसरा उन्होंने बांटा छोटी प्लेटें या फिर गौड़ प्लेटों के रूप में। मॉर्गन महोदय के अनुसार छोटी प्लेटों की संख्या 12 थी। तो छोटी प्लेटें कितनी? 12। किंतु यूएसए के, ये यहाँ ध्यान दें, क्योंकि किंतु यूएसए के भूविज्ञान विभाग के अनुसार इनकी संख्या 100 से भी अधिक है। तो मॉर्गन महोदय ने छोटी प्लेटें या गौड़ प्लेटें 12 बताई थी, लेकिन यूएसए के भूविज्ञान विभाग के अनुसार इनकी संख्या 100 से भी अधिक है। कुछ प्रमुख छोटी प्लेटें ये हैं, 6 यहाँ पर इंपॉर्टेंट। एक कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट, स्कोशिया प्लेट, यह लगभग जल में डूबी हुई प्लेट है। कैरेबियन प्लेट, अरब प्लेट, फिलीपींस प्लेट। तो कोकोस प्लेट, कोकोस, नज़का, स्कोशिया, कैरेबियन, अरब, फिलीपींस। कोकोस प्लेट जो है, अगर इन सब का हम नक्शा देखें, जैसे मान लें कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये पूरा यूरेशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यहाँ पे एक छोटी प्लेट है जिसका नाम है जुआन डी फूका प्लेट। ये तो एकदम माइक्रो प्लेट होगी जहाँ तक है, इसको देखें नीचे कुछ नाम और दिए होंगे। हाँ, जुआन डी फूका, मालपलो और गोर्डा, ये माइक्रो प्लेट्स हैं। फिर से हम बनाएं, ये जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, फिर ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये यूरेशिया पूरा महाद्वीप हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो कोकोस जो प्लेट है वो यहाँ पर है, कोकोस प्लेट यहाँ पर है। फिर नज़का प्लेट यहाँ है, इससे लगा हुआ दक्षिण अमेरिका से। तो कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट, और यहाँ पे कैरेबियन प्लेट। तो कोकोस, नज़का, कैरेबियन, 3 पास पास हैं। कोकोस, नज़का और कैरेबियन। कोकोस, नज़का, कैरेबियन प्लेट 3 है यहाँ पर। फिर यहाँ पर है अरेबियन प्लेट के बाद यहाँ पर है फिलीपींस प्लेट, और स्कोशिया प्लेट भी ऐसे कहीं पर होगा। तो ये हैं 6-7 प्लेटें इंपॉर्टेंट जो छोटी या गौड़ प्लेटें हैं। कोकोस, मॉर्गन महोदय ने 12 बताए थे, लेकिन यूएसए का जो भूविज्ञान विभाग है उसने 100 प्लेटें बताई हैं। एक है कोकोस, नज़का, कैरेबियन, तो 3 तो साफ हैं, कोकोस, नज़का, कैरेबियन, अरब वाला और फिलीपींस वाला, ये सारे पता ही हैं। एक नज़का प्लेट मतलब ये स्कोशिया प्लेट और है, इसको ध्यान रखें। तो कोकोस, नज़का, कैरेबियन, अरब, फिलीपींस और फिर एक ये स्कोशिया। तो ये 6 हैं इंपॉर्टेंट गौड़ प्लेटें या फिर छोटी प्लेटें। माइक्रो प्लेटों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख प्लेटें शामिल हैं। एक जुआन डी फूका, एक मालपलो, एक गोर्डा। तो जुआन डी फूका, मालपलो, गोर्डा। जुआन डी फूका जो कि कैरेबियन के पास, मतलब जो कैरेबियाई मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके बगल में है जुआन डी फूका। एक है मालपलो, एक है गोर्डा प्लेट। तो जुआन डी फूका, मालपलो और गोर्डा। अब फिर से मॉर्गन महोदय ने आकार के आधार पर 2 प्रकार के प्लेटें बताई थी। एक वृहद प्लेट या बड़ी प्लेट या प्रधान प्लेट, इंग्लिश में मेजर प्लेट्स, और एक है छोटी प्लेट या फिर गौड़ प्लेटें, माइनर प्लेट्स। मॉर्गन ने 7 बताए हैं वृहद प्लेट और 12 बताए हैं छोटी प्लेटें, लेकिन अमेरिका का भूविज्ञान विभाग 100 छोटी प्लेटें बताता है।
तो जो 7 बड़ी प्लेटें हैं उसमें एक है प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये है, और अंटार्कटिक प्लेट। मॉर्गन ने 12 छोटी बताई हैं, लेकिन यूएसए का भूविज्ञान विभाग 100 बताता है, जिसमें से 6 इंपॉर्टेंट हैं। कोकोस प्लेट, नस्का प्लेट, कैरेबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, अरब प्लेट, फिलीपींस प्लेट। और 3 हैं एकदम माइक्रो प्लेट्स, जिनका 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से छोटे आकार के होते हैं, जिसमें से एक है जुआन डी फूका, एक है मालपलो और एक है गोर्डा। जुआन डी फूका, मालपलो, गोर्डा। स्वभाव या प्रकृति के आधार पर प्लेटों का वर्गीकरण, इसमें 3 हमने देखा, एक महाद्वीपीय, एक महासागरीय, एक महाद्वीपीय महासागरीय। इस आधार पर प्लेटों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। एक महाद्वीपीय प्लेट, तो महाद्वीपीय प्लेट जो है वो ग्रेनाइट निर्मित प्लेट है। यह ग्रेनाइट निर्मित प्लेट है। ऐसी प्लेट पर महाद्वीपीय भाग स्थित होता है। तो महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट निर्मित प्लेट होता है, और ऐसी प्लेट पर महाद्वीपीय भाग स्थित होता है। कोई भी प्रधान प्लेट पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। कोई भी प्रधान प्लेट पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। छोटी प्लेटों में अरब प्लेट महाद्वीपीय प्लेट मानी जाती हैं। तो महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट निर्मित प्लेट है। ऐसी प्लेट पर महाद्वीपीय भाग स्थित होते हैं। कोई भी प्रधान प्लेट पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। जैसे उत्तरी अमेरिकी प्लेट जो है उसमें कुछ न कुछ मतलब बहुत बड़ा हिस्सा अटलांटिक महासागर का भी आता है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में भी बहुत बड़ा हिस्सा अटलांटिक महासागर का भी आता है। अफ्रीकी प्लेट में बहुत बड़ा हिस्सा अटलांटिक महासागर का, यूरेशिया जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आता है। तो कोई भी महाद्वीपीय प्लेट, कोई भी प्रधान महाद्वीपीय प्लेट पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। लेकिन जो गौड़ प्लेट है उसमें से अरब प्लेट पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट है, मानी जाती है। महासागरीय प्लेट, ऐसी प्लेट पर महासागरीय बेसिन स्थित होता है। तो महासागरीय प्लेट के ऊपर महासागरीय बेसिन स्थित होता है। यह बेसाल्ट निर्मित होता है। महाद्वीपीय प्लेट जो है ग्रेनाइट निर्मित होता है और महासागरीय प्लेट बेसाल्ट निर्मित होते हैं। इसकी मोटाई महाद्वीपीय प्लेट से कम किंतु घनत्व इससे अधिक होता है। तीसरा है महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। ऐसी प्लेट पर महाद्वीप और महासागरीय बेसिन दोनों ही स्थित होते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट पूर्णतः महासागरीय प्रकार की है। यह सबसे बड़ी और सर्वाधिक घनत्व वाली प्लेट है। अरब लगभग पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट है और प्रशांत महासागरीय प्लेट पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। प्रशांत महासागरीय प्लेट पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। यह सबसे बड़ी और सर्वाधिक घनत्व वाली प्लेट है, जबकि शेष बड़ी प्लेटें महाद्वीपीय महासागरीय स्वभाव की हैं। अब विवर्तनिक प्लेटों की गतियों के कारण, जो विवर्तनिक प्लेट हैं उनकी गतियों के क्या कारण हैं? विवर्तनिक प्लेटों की गतियों के कारण हम देखें, एक तो वही जिसको 1930 में आर्थर होम्स ने कहा था संवहन धारा का सिद्धांत। तो संवहन धारा का सिद्धांत ये है। दूसरा 1961 में हैरी हैस ने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया था। तो प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की तो हम बात ही कर रहे हैं। खैर, तो क्या कारण है कि दो प्लेटें आपस में पास पास या दूर दूर या एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं? इसके 3 कारण हैं। मेन कारण तो यही है, संवहन तरंगें, फिर एक है पृथ्वी का घूर्णन और एक है रिज पुश स्लैब पुल। रिज पुश करता है और स्लैब पुल करता है। रिज पुश स्लैब पुल। तो 3 कारण हैं। उपरोक्त कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण संवहन धाराएं हैं।
जो भूगर्भ में रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से मुक्त ताप ऊर्जा के अधीन विकसित होती हैं। फिर से, उपरोक्त कारणों माने पृथ्वी का घूर्णन, संवहन धारा और रेज पुश स्लैब पुल, 3 कारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण संवहन धाराएं हैं जो भूगर्भ में रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से मुक्त ताप ऊर्जा के अधीन विकसित होती हैं। यद्यपि हाल के वर्षों में रिज पुश और स्लैब पुल की मान्यता में वृद्धि हुई है। अब प्लेट किनारे या प्लेट सीमांत, प्लेट मार्जिन, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष गतियां करती हैं। इन गतियों से प्लेट किनारों का निर्माण होता है। प्लेट किनारों से तात्पर्य विभिन्न प्लेटों की आपस में होने वाली अंतरक्रिया के प्रकार से है, जो निम्नलिखित 3 रूपों में हो सकती है। एक, अभिसारी प्लेट किनारा यानी कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स, पास में आ रही हैं। एक अपसारी प्लेट किनारा यानी डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, और संरक्षित प्लेट किनारा कंजर्वेटिव या फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन। तो 3 है, अभिसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा, संरक्षित प्लेट किनारा, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, कंजर्वेटिव या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेट मार्जिन। अभिसारी प्लेट किनारा, इस प्रकार के प्लेट किनारे में 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं तथा टक्कर के उपरांत अधिक घनत्व व वेग वाली प्लेट कम घनत्व व वेग वाली प्लेट के नीचे प्रवेश कर जाती हैं, जिसे क्षेपण या प्रवेष्ठन या अधोगमन, क्षेपण प्रवेष्ठन अधोगमन, क्षेपण या प्रवेष्ठन या अधोगमन यानी कि सबडक्शन कहा जाता है। प्लेट का क्षेपित भाग दुर्बलता मंडल में प्रवेश करता है, जहां उच्च तापमान के अधीन यह पिघलने लगता है। अतः इस प्लेट किनारे में प्लेट के एक भाग की क्षति होती है, अतः इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा भी कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। तो इसे फिर से, अभिसारी प्लेट किनारे में जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो इसे कहा जाता है अभिसारी प्लेट किनारा। इसमें अधिक घनत्व वाली प्लेट अधिक घनत्व और अधिक वेग वाली प्लेट कम घनत्व और कम वेग वाली प्लेट के नीचे प्रवेश कर जाती है, जिसे अधोगमन या प्रवेष्ठन या क्षेपण सबडक्शन कहा जाता है। इसमें प्लेट का एक हिस्सा नीचे जब जाता है, क्षेपित हो जाता है, तो दुर्बलता मंडल में जाकर के उच्च तापमान के अधीन गर्म गलित लावा में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया में प्लेट का एक हिस्सा का विनाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है, क्षति हो रहा है। इसीलिए अभिसारी प्लेट किनारे को विनाशात्मक प्लेट किनारा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। एक शब्द है वदाती बेनियॉफ जोन। वदाती बेनियॉफ जोन, ये क्या है? वदाती तथा बेनियॉफ नामक वैज्ञानिकों के अनुसार जब 2 प्लेटें अभिसरित होती हैं और यदि एक प्लेट दूसरी प्लेट में 45 डिग्री के कोण पर क्षेपित होती हैं, तब यह अधिकतम 700 किलोमीटर की गहराई तक प्रवेश कर सकती है। यह वदाती बेनियॉफ जोन तथा यहाँ उच्च तापमान के अधीन प्लेट का क्षेपित भाग पूरी तरह पिघल जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में प्लेट का क्षेपित भाग ढाल युक्त क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसके सहारे विभिन्न गहराइयों वाले भूकंप मूल पाए जाते हैं। ढाल युक्त इस क्षेत्र को ही वदाती बेनियॉफ जोन कहा जाता है। जैसे कि एक प्लेट है ये, जो कि दूसरी प्लेट के नीचे 45 डिग्री पर सबडक्ट हो गया, प्रवेश कर गया, अधोगमित हो गया या प्रविष्ट कर गया, सबडक्टेड हो गया। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न गहराई वाले मूल वाले भूकंप मूल पाए जाएंगे। विभिन्न गहराइयों पर अलग अलग भूकंप मूल पाए जाएंगे। तो इसी गहराई को ही, इसी स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है वदाती बेनियॉफ
जोन। इसे फिर से पढ़ें। वदाती तथा बेनिऑफ नामक वैज्ञानिकों के अनुसार जब दो प्लेटें अभिसरित होती हैं और यदि एक प्लेट दूसरी प्लेट में 45 डिग्री के कोण पर क्षेपित होती है, तब यह अधिकतम 700 किलोमीटर की गहराई तक प्रवेश कर सकती है तथा यहाँ उच्च तापमान के अधीन प्लेट का क्षेपित भाग पूरी तरह पिघल जाता है। वदाती और बेनिऑफ कहते हैं कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे क्षेपित होती है और यदि 45 डिग्री पर क्षेपण हो रहा है तो वो अधिकतम 700 किलोमीटर की गहराई तक जा सकते हैं और वहाँ पर जाते ही वो गर्म गलित लावा में चेंज हो जाते हैं, पूरी तरह पिघल जाता है। किंतु इस प्रक्रिया में प्लेट का क्षेपित भाग ढाल युक्त क्षेत्र का निर्माण करता है जिसके सहारे विभिन्न गहराइयों वाले भूकंप मूल पाए जाते हैं। तो ढाल युक्त इस क्षेत्र को ही वदाती बेनिऑफ जोन कहा जाता है। अभिसारी प्लेट किनारे निम्नलिखित 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो अभिसारी प्लेट जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण हो। दूसरा, महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण हो। तीसरा, महासागरीय प्लेट का अभिसरण हो। अब यह है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण। जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण होता है तब अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट बना होता है बेसाल्ट का और महाद्वीपीय प्लेट बना होता है ग्रेनाइट का। तो जो बेसाल्टिक प्लेट होता है, महासागरीय प्लेट, इसका घनत्व ज़्यादा होता है, मोटाई कम होता है। लेकिन जो ग्रेनाइट वाले यानी कि स्थलमंडलीय प्लेट होती हैं उनका मोटाई तो ज़्यादा होता है लेकिन घनत्व कम होता है। जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण होता है तब अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट क्षेपित होती है जिसके निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। पहला, क्षेपण क्षेत्र के सहारे भूकंपों की उत्पत्ति होती है ना। तो भूकंप आ सकता है अगर महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का अभिसरण हो रहा है तो पहला भूकंप आ सकता है। घनत्व में अधिक अंतर होने के कारण महासागरीय प्लेट का क्षेपित भाग वदाती बेनिऑफ जोन का निर्माण करता है, अतः यहाँ छिछले से लेकर गहरे भूकंप मूल पाए जाते हैं। दूसरा, अभिसरण के क्या परिणाम हो सकते हैं। अवसादी चट्टानों के वलन से, है ना, कि जब एक अधिक घनत्व वाली प्लेट निम्न घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है तो जो वहाँ पे अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी, मलबे पाए जाएंगे। तो अवसादी चट्टानों के वलन से जैसे पर्वत, पठार और घाटी का बनना, ये है विवर्तन। लेकिन इनके बनने के लिए जो वलन, संवलन, बंकन और भ्रंशन की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है विवर्तनिकी। अवसादी चट्टानों के वलन से महाद्वीपीय प्लेट पर वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टानों के वलन से महाद्वीपीय प्लेट पर वलित पर्वत का निर्माण होता है। तीसरा, तो पहला क्या था, भूकंप आते हैं। दूसरा, पर्वत का निर्माण होता है। तीसरा, प्लेट के क्षेपित भाग के पिघलने से निर्मित मैग्मा ऊपरी मुखी गति करता है तथा महाद्वीपीय प्लेट पर ज्वालामुखी निर्मित होता है। अतः इस प्लेट किनारे में वलित पर्वत और ज्वालामुखी का साहचर्य पाया जाता है। वलित पर्वत और ज्वालामुखी का साहचर्य पाया जाता है। फिर से, प्लेट के क्षेपित भाग के पिघलने से निर्मित मैग्मा ऊपरी मुखी गति करता है तथा महाद्वीपीय प्लेट पर ज्वालामुखी निर्मित होता है। अतः इस प्लेट किनारे में वलित पर्वत और ज्वालामुखी का साहचर्य पाया जाता है।
चौथा, क्षेपण क्षेत्र में महासागरीय गर्त निर्मित होती हैं। ठीक है, तो पहला ला दिए भूकंप, फिर ला दिए ज्वालामुखी, फिर पर्वत निर्माण हो गया, फिर महासागरीय गर्त बन गए। तीव्र भूकंपों की उत्पत्ति की स्थिति में सुनामी की भी संभावना बनी रहती है। 5, तो जैसे ओशियानिक क्रस्ट है ये, और ये है महाद्वीपीय क्रस्ट। तो महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे क्षेपित हो जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि महासागरीय क्रस्ट बना होता है बेसाल्ट का, और बेसाल्ट का घनत्व ग्रेनाइट के घनत्व से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी उनका वलन हो जाएगा, तो बन जाएगा वलित पर्वत, और यहाँ पे खाई नुमा आकृति बन जाएगी, जिसे कहा जाएगा महासागरीय गर्त, ओशियानिक ट्रेंच। और यहाँ पे विभिन्न गहराइयों के भूकंप मूल पाए जाएंगे। उदाहरण इसके, तो इसके तीन उदाहरण हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण हो रहा हो। ऐसा इसका पहला एग्जाम्पल है नज़का महासागरीय प्लेट। नज़का जो है वो एक प्रकार का गौड़ या छोटी प्लेट है, माइनर प्लेट है। प्लेटें होती हैं आकार के आधार पर 3 प्रकार के हैं, बड़ी प्लेट या प्रधान प्लेट या वृहद प्लेट, इंग्लिश में मेजर प्लेट, जिसका आकार 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से लेकर के मतलब उससे ज़्यादा होता है। दूसरा छोटी प्लेट या गौड़ प्लेट या माइनर प्लेट, जिसका साइज़ 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से लेकर के 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से के बीच में होता है। तीसरा है माइक्रो प्लेट्स, जिसका आकार 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है। तो मॉर्गन महोदय ने 7 वृहद प्लेटें, 12 छोटी या गौड़ प्लेटें बताई थीं। लेकिन यूएसए के भूविज्ञान विभाग के अनुसार जो छोटी प्लेटें हैं उनकी संख्या है 100। तो कुछ इम्पोर्टेंट 6 जो छोटी प्लेटें हैं उसमें से एक था कोकोस, एक है नज़का, एक कैरिबियन, फिर स्कोशिया, अरब, फिलीपींस, ये हैं। इसमें से एक है नज़का महासागरीय प्लेट। नज़का जो प्लेट है वो पाया जाता है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास। तो नज़का महासागरीय प्लेट, अब महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से 5 चीज़ें हो रही हैं। ये तो भूकंप आएगा, विभिन्न गहराइयों के भूकंप मूल का निर्माण होगा, ज्वालामुखी होगा, पर्वत का निर्माण होगा, महासागरीय ट्रेंच बनेंगे, और अगर भूकंप अधिक तीव्र गति से हो गया तो सुनामी की स्थिति बन सकती है। उदाहरण में 3 हैं, जिसमें पहला है नज़का महासागरीय प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट। तो नज़का है महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट है। इनके अभिसरण में नज़का प्लेट का क्षेपण होता है, जिससे दक्षिणी अमेरिकी प्लेट किनारे पर एंडीज वलित पर्वत का निर्माण होता है, जो लगभग 7000 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई महाद्वीपीय भाग में निर्मित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। महासागरीय भाग में क्षेपण क्षेत्र में एक ट्रेंच बनेगा, महासागरीय ट्रेंच बन सकता है। तो पेरू-चिली खाई भी बना हुआ है, पेरू-चिली खाई। तो महासागरीय भाग में क्षेपण क्षेत्र में पेरू-चिली खाई, पेरू-चिली ट्रेंच का निर्माण हुआ। नज़का प्लेट के क्षेपित भाग के पिघलने से एंडीज पर्वत के सहारे विभिन्न ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, जिसमें चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित ओजोस डल सेलेडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजोस डल सेलेडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर पाया जाता है। ओजोस डल सेलेडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो ये है केस स्टडी। फिर से देखें,
महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से 5 घटनाएं हो सकती हैं, 5 परिणाम हो सकते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ट्रेंच और पर्वत निर्माण। एक एग्जाम्पल हमने देखा, नज़का प्लेट है, ये अमेरिकी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। तो नज़का प्लेट का दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में हो गया छेपड़, तो नज़का प्लेट क्षेपित हो गई है। तो इससे पहला क्या होगा, पर्वत बन सकता है। तो यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रेणी बना हुआ है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई है महाद्वीपों पर स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई है 7,000 किलोमीटर। फिर दूसरा, भूकंप आ सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे विभिन्न भूकंपीय मूल, विभिन्न गहराइयों के भूकंप मूल पाए जाते हैं। ज्वालामुखी हो सकता है, तो हाँ होता है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एल सेलेडो क्या था, ओजोस डल सेलेडो, ओजोस डल सेलेडो विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। और इक्वाडोर में कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर दूसरा केस स्टडी है जुआन डी फूका, यह है महासागरीय प्लेट। और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के महाद्वीपीय भाग के अभिसरण में जुआन डी फूका प्लेट का क्षेपण हुआ है, जिससे वलित पर्वत के रूप में कास्केड रेंज, कास्केड श्रेणी निर्मित हुई है, कास्केड श्रेणी निर्मित हुई है। महासागरीय भाग में जुआन डी फूका, अच्छा वहाँ पे एक गर्त भी बना था, खाई, पेरू चिली खाई। ऐसे यहाँ पे जुआन डी फूका से बना हुआ है, जुआन डी फूका गर्त पाई जाती हैं। कास्केड श्रेणी में माउंट रेनियर तथा सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पाए जाते हैं। माउंट रेनियर और सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पाए जाते हैं किसमें, कास्केड श्रेणी में। तो फिर से, जुआन डी फूका महासागरीय प्लेट उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट से अभिसरित होती है, तो जुआन डी फूका प्लेट क्षेपित हो जाती है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट में, जिसके कारण से पर्वत निर्माण में कास्केड रेंज, कास्केड पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। और कास्केड श्रेणी में ही माउंट रेनियर और सेंट हेलेंस ज्वालामुखी उद्गार पाए जाते हैं। और यहाँ पे जुआन डी फूका गर्त भी पाया जाता है। फिर रॉकी पर्वत के निर्माण में भी महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण उत्तरदायी है। इसके अंतर्गत प्रशांत महासागरीय प्लेट का उत्तरी अमेरिकी प्लेट में क्षेपण हुआ है। इस क्षेपण के अधीन ही रॉकी पर्वत निर्मित हुए हैं। महासागरीय भाग में एल्यूशियन गर्त पाई जाती है तथा यह क्षेत्र भूकंपग्रस्त क्षेत्र भी है। तो रॉकी वाला जो हुआ है, तो महासागरीय भाग में एल्यूशियन गर्त, तो गर्त हो गए 3, एक कोकोस से बना हुआ था, पेरू चिली खाई, दूसरा जुआन डी फूका से बना हुआ था, जुआन डी फूका गर्त, तीसरा प्रशांत महासागर से बन गया है एल्यूशियन गर्त और रॉकी पर्वत। महासागरीय भाग में एल्यूशियन गर्त पाई जाती है तथा यह क्षेत्र भूकंपग्रस्त भी है, किंतु यहाँ क्षेपण में असामान्य परिघटना हुई है, जिसे फ्लैट स्लैब सबडक्शन कहा जाता है। इसी कारण रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिकी प्लेट के किनारे पर निर्मित न होकर आंतरिक भाग पर निर्मित है। तो फ्लैट स्लैब सबडक्शन के कारण आंतरिक भाग में रॉकी पर्वत निर्मित है, ना कि किनारे पर। फिर एक है महासागरीय प्लेट अभिसरण। 2 महासागर हैं, उनका ही अभिसरण हो रहा है। इस प्रकार के अभिसरण में 2 महासागरीय प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं तथा टक्कर के उपरांत अपेक्षाकृत अधिक घनत्व और वेग वाली प्लेट का क्षेपण होता है। गहरे महासागरीय भाग में अवसादों की मोटाई कम होने के कारण वलन की क्रिया अधिक प्रभावी नहीं होती है, किंतु प्लेट के क्षेपित भाग के पिघलने से दूसरी प्लेट पर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, जिससे ज्वालामुखी द्वीपों की श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे द्वीपीय चाप आइलैंड आर्क का निर्माण होता है। गहरे महासागरीय भाग में क्षेपण क्षेत्र में महासागरीय गर्त बनती हैं।
गहरे महासागरीय भाग में छेपड़ क्षेत्र में महासागरीय गर्त बनती हैं। यह क्षेत्र तीव्र भूकंपों का क्षेत्र होता है जहां सुनामी की संभावना बनी रहती है। ओशियानिक ज़्यादा घनत्व वाला क्षेपित हो गया, भूकंपीय मोल बन गए, महासागरीय गर्त बन सकता है, द्वीपीय चाप बन जाते हैं। इस प्लेट किनारे के निम्नलिखित प्रमुख उदाहरण हैं। अच्छा, काम करते हैं, ये जो महासागरीय प्लेट है इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।